हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी सिलेक्शन हम करें वो प्लांट पोटेड कल्चर के लिए सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आम भी है, अमरूद भी है, नींबू है, मौसमी है, संतरा है, केला है, हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ लगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन हमारा है वो पोट के लिए सूटेबल है कि नहीं। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने अनार सेलेक्ट किया है, अनार में डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं, तो हमको वो वैरायटी सिलेक्ट करनी है जो पोटेड वैरायटीज हो, जो पोट में सक्सेस हो। और तीसरा द साइज ऑफ पोट, कि हमारा पोट का साइज क्या है। ये तीन फैक्टर यदि हम लोगों ने फ्रॉम द बिगिनिंग कंसीडर कर लिए तो जो आप फ्रूटिंग चाह रहे हो, जो आप पोटेड फ्रूटिंग प्लांट चाह रहे हो, वो सक्सेस हो जाएंगे। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स से पैशन होके हम प्लांट्स ले आते हैं, लेकिन वो प्लांट पोटेड कल्चर के लिए सक्सेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप सिट्रस फैमिली लगाना चाहते हैं नींबू फैमिली में, तो नींबू की जो वैरायटीज हैं वो मैक्सिमम सक्सेस होते हैं, लेकिन नींबू फैमिली में जब आप मौसमी या किन्नू या संतरा लगाना चाहते हैं वो गमले में सक्सेस नहीं होगा। सेम थिंग यदि आप आम लगाना चाहते हैं, तो आम नॉर्मली इन कॉमन मैन, इन ए कॉमन गार्डनिंग प्रैक्टिसेस, आम पोटेड प्लांट नहीं है। एक्सेप्शनल हो सकता है, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। आप एक बोनसाई की तरह, या एक एग्जांपल की मैं लगा रहा हूं, प्लांट लाइव है, कभी कभी कोई फ्रूट दे देगा, हार्डली एक दो, वो सक्सेस है। लेकिन जैसे हम चाह रहे हैं कि पोटेड फ्रूट प्लांट्स हो, उसमें वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आप अनार लगाना चाहते हैं, अनार लग सकता है, लेकिन अगेन जो मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूं कि वैरायटी। तो पहला पॉइंट कि आपको सिलेक्शन उन्हीं प्लांट्स का करना चाहिए जो पोटेड कल्चर के लिए सक्सेस हो। दूसरा पॉइंट, उसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि वैरायटी, वैरायटी आपको वो लेनी चाहिए जो जिसकी शैलो रूट हो, जो लो इंटेंसिटी का हो, बेसिकली इसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए सोइल मीडिया, वो सक्सेस हो। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। तीसरा मैंने बोला साइज ऑफ पॉट, कि गमले का साइज ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए छोटे गमले में भी आप फ्रूट ट्रीज लगाएंगे, प्लांट चलेगा, मरेगा नहीं, प्लांट लाइव रहेगा, लेकिन उसका पर्पस कुछ नहीं होगा, हार्डली कभी फ्रूट देगा, ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। तो साइज ऑफ पॉट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फ्रूट ट्रीज के लिए मिनिमम साइज जो हम रिकमेंड करते हैं वो कम से कम 24 इंच होना चाहिए। 24 इंच का गमला, 24 इंच के डेप्थ और 24 इंच का उसका डाया, वो कम से कम चाहिए। जितना बड़ा आप लेंगे, लाइक आप जैसे कंटेनर ले सकते हैं, जो ड्रम होता है उसका हाफ पीस ले, या पूरा कंटेनर ले 100 लीटर वाला। बिग आप अपना टब ले सकते हैं, बिग ग्रो बैग्स ले सकते हैं। तो जो जितनी बड़ी साइज होगी फ्रूट ट्रीज के लिए, उतना बेटर फ्रूट ट्रीज आप ग्रो कर पाएंगे। छोटे गमले में फ्रूट ट्रीज एज ए सैंपल आपका रहेगा, लेकिन एज ए फ्रूटिंग प्लांट, मतलब प्रोडक्टिव प्लांट वो नहीं होगा। तो तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके बाद इनकी मैं डिटेलिंग 2 मिनट के बाद बताऊंगा। इसके बाद जो हम लोगों को फैक्टर आता है, जो ये तीन फैक्टर मेजर फैक्टर है, बेसिकली की फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, देन वैरायटी, एंड देन थर्ड इज द साइज। इसके बाद जो फैक्टर्स आते हैं वन बाय वन, मैं पहले वो डिटेल बता देता हूं। जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं जिनको हम पोर्टेड करना चाहते हैं, 99% फ्रूट ट्रीज ऐसे हैं जिनको फुल सन चाहिए, उनको धूप चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास यदि सनलाइट कम है या सनलाइट नहीं है, तो फ्रूट ट्रीज आपके यहां सक्सेस नहीं होगा। हो सकता है प्लांट लाइव करे, यदि कम धूप है प्लांट लाइव रहेगा, फॉलेज भी रहेगा, लेकिन सिर्फ फॉलेज नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं आएगी। तो जो अनदर की फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, वो बहुत जरूरी है। चौथा एक जो की फैक्टर है, जो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जो लोग टेरेसेस में लगाना चाहते हैं, जो रूफ टॉप पे लगाना चाहते हैं, उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पोजिशनिंग, गमला है जो फ्रूटीज आप लगा रहे हैं उसकी पोजिशनिंग कैसी है। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली जब हम लोग टेरेसेस पे लगाते हैं तो कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे विंड करंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एक ही रूफ टॉप पे एक कॉर्नर में विंड करंट बहुत ज्यादा हो सकती है, दूसरे कॉर्नर में विंड करंट नहीं हो सकती है। तो इनकेस विंड करंट्स आपके यहां आती हैं, वो फैक्टर आपको कंसीडर करना चाहिए। होता क्या है कि जब फ्रूट ट्रीज आपका ग्रो करता है, फ्रूट ट्रीज का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता है, हाई वेलोसिटी ऑफ विंड करंट्स आती हैं, जो अक्सर आती हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, मई जून में आती हैं,
समटाइम इन द रेन्स आती हैं, कभी कभी हमारी जनवरी में भी आ जाती है। वो क्या करती है, फ्रूट ट्रीज को डैमेज करती है। स्पेशली जब वो फ्लावरिंग पे हो, उस समय यदि कोई आंधी तूफान या किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, आपके फ्रूट ट्रीज के फ्रूट सारे फ्लावर्स फॉल हो जाएंगे। कभी कभी इतना वॉल्यूम होता है कि आपका फ्रूट ट्रीज बार बार गिरता है, गमले को संभाल नहीं पाता, फ्रूट ट्रीज ब्रेक हो जाता है, उसकी ब्रांच टूट जाती है। तो एक जो माइनर फैक्टर आपको यूज ध्यान रखना चाहिए कि पोजिशनिंग, कि आप जो गमले की पोजिशनिंग कर रहे हैं वो कहां पे होगी। ग्राउंड में लगाते हैं तो ये फैक्टर कम इफेक्ट करता है, बट रूफ टॉप में, पोर्ट में ये फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक छोटा सा जो फैक्टर और हमको यूज ध्यान देना चाहिए, जब भी हम कंटेनर यूज करते हैं, गमला हो, ड्रम हो, प्लास्टिक का ड्रम हो या आयरन का ड्रम हो, जो भी कंटेनर हम यूज करना चाहें, उस कंटेनर के अकॉर्डिंगली आपको फ्रूट ट्रीज की सोइल और उसकी पोजिशनिंग को करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सीमेंट का बड़ा गमला लेते हैं, दैट इज बेस्ट, उसमें कोई ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है अदर देन द ड्रेनेज। लेकिन यदि हम लोग प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं, मतलब ड्रम ले रहे हैं या आयरन ड्रम ले रहे हैं, तो हमको थोड़े से प्रिकॉशन और करने पड़ेंगे, वो मैं आपको डिटेलिंग अभी बताता हूं। तो ये तो प्रिकॉशंस हैं, जो की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं वापस आता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेक्शन। तो पहला फैक्टर आपको ध्यान जो रखना होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। तो आपको वो प्लांट या वो फ्रूट वैरायटी सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आम फिजिबल नहीं है, मौसमी, संतरा, किन्नू ये फिजिबल नहीं है। प्लांट ग्रो कर सकता है, प्लांट हेल्दी रहेगी, एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सपर्ट हैंड्स उसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। फॉर ए कॉमन मैन, मैं भी बात कर रहा हूं एक कॉमन गार्डनर की, वो शायद सक्सेस नहीं होगा। तो वो वैरायटी आप मत लें, बाकी आप ले सकते हैं। जो सक्सेस है पोट कल्चर में, जो फ्रूट्स, मैं उनके लिए बताता हूं। जो बेस्ट प्लांट है जो फ्रूट में आप ले सकते हैं पोटेड में, वो है पपाया। पपाया की जो लेटेस्ट वैरायटीज हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं गमलों में। इवन वो 24 इंची गमला होगा, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बड़ा कंटेनर होगा तो एक्सीलेंट फ्रूटिंग आएगी। तो पपाया वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी यू कैन सेलेक्ट फॉर द पोट कल्चर। उसके बाद नींबू, लाइम और लेमन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, चाहे वो बारहमासी हो, चाहे वो कागजी नींबू हो, चाहे आपका ग्राफ्टेड हो, वो सारे नींबू की वैरायटी आपकी पोट में सक्सेस हो सकती हैं। सिट्रस फैमिली में नींबू वैरायटी सक्सेस होगी, किन्नू, माल्टा, मौसमी सक्सेस नहीं होगी। एक हम लोग जो बहुत अच्छी वैरायटी हमको यूज जरूर करनी चाहिए, दैट इज अनार। अनार गमले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अनार की जो लेटेस्ट वैरायटी है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप अनार बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो। तो नींबू के आप डिफरेंट वैरायटी ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, अनार आप ले सकते हो। इसके अलावा डेकोरम के लिए आप चाहो तो कुछ और वैरायटी ले सकते हो, लेकिन सक्सेस के लिए आपको ये वैरायटी परफेक्ट है। एक हमारा डेजर्ट एप्पल बेर की वैरायटी आई है। ग्राउंड में तो अबुंडेंस फ्लावर करती है, फ्रूट करती है, पर गमले में भी वो प्लांट सक्सेस है। गमले में भी आप चाहें तो डेजर्ट एप्पल सक्सेस हो सकता है। कई लोगों का होता है कि साहब हम लोग चीकू भी ले लें, लीची भी ले लें या फालसा भी ले लें। एज ए प्लांट आप ले सकते हो, बट रिजल्ट और प्रोडक्टिव वो नहीं होगा। समहाउ फालसा कभी कभी सक्सेस हो सकता है, ग्राफ्टेड वैरायटी हो, बट ये आपका चीकू या आपका लीची गमले में बहुत अच्छा नहीं होगा। प्लांट चलेगा, एक आध फल भी दे देगा आपको, हो सकता है आप थोड़ा ज्यादा ले लो प्रैक्टिस करके, बट एक अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देगा। तो सिलेक्शन आपको प्रॉपर करना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट है साइज। साइज मैंने बताया बड़े से बड़ा साइज हो। अब इसको मैं स्पेसिफाई करता हूं। जब आप सीमेंट का गमला लेते हैं, उस समय आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीमेंट आप में पोरस होती है, वो प्लांट की रूट्स को डैमेज नहीं करती, प्लांट की रूट्स को कूल डाउन रखती है। लेकिन हम यदि प्लास्टिक कंटेनर लेते हैं या आयरन कंटेनर लेते हैं, तो हमको सोयल मीडिया के उसके बीच में कोई न कोई एक लेयर डालनी होगी सक्सेस करने के लिए। उसमें ड्रेनेज होल हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ड्रेन बहुत अच्छा से बनाना पड़ेगा, सोयल मीडिया थोड़ा सा हमको एडवांस बनाना पड़ेगा। तो अब मैं पहले सीमेंट के गमले से स्टार्ट करता हूं। जब आप सीमेंट का भी आप फ्रूट ट्रीज लगाए, उसमें आपको पहला फैक्टर ये ध्यान रखना है कि जो बॉटम ऑफ माय पॉट है, जो बॉटम है, उसमें ड्रेन सेल परफेक्ट हो। उसमें जो बॉटम में एक होल होता है,
उसको आप उस कवर करके ड्रेन होल बनाइए, मतलब उसमें ईंटों के टुकड़े डाल के कम से कम 2 या 3 इंच के पूरी लेयर आप बिछा दीजिए ईंटों के टुकड़े की, ताकि किसी भी सूरत में पानी ब्लॉक न हो पाए। तो पहला प्रिकॉशन ये। दूसरा प्रिकॉशन, जहां भी आप गमला रखते हैं आप गमले को थोड़ा रेज करके रखिए। आपने कभी भी नोट किया होगा सीमेंट के गमले में नीचे चारों कॉर्नर में थोड़ा सा रेज बना होता है और बॉटम उसका थोड़ा सा अप होता है, ताकि वो नीचे वैक्यूम बने, वो आपका ड्रेन होल बने। फिर भी आपको थोड़ा सा रेज करना चाहिए, 4 से 5 इंच गमले को रेज कर देना चाहिए। उससे हमारा ड्रेन सिस्टम परफेक्ट रहेगा, कभी ड्रेनेज ब्लॉक नहीं होगा और उसमें एरिएशन बढ़ेगा। दूसरा प्रिकॉशन ये, मतलब ड्रेन बनाना, उसको रेज करके रखना। अब मैं आता हूं सोयल मीडिया, कि जो सोयल मीडिया आप लगाएंगे, देखिए कोई भी फ्रूट ट्री कभी भी वाटर स्टेगनेट को टॉलरेट नहीं करेगा। गमले में पानी रुक गया तो आपका फ्रूट ट्री सक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए पहला आपका जो वो है पॉइंट, आपका ड्रेनेज। दूसरा सोयल मीडिया। जो सोयल मीडिया आप लें उस सोयल मीडिया में कंपोस्ट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। मिट्टी आपकी क्ले भी हो सकती है, सैंडी भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकता है। जिनके पास क्ले सोयल है, थोड़ी चिकनी मिट्टी है, उनको कंपोस्ट थोड़ा एडिशनल डालना चाहिए, मतलब उनको 60-30 का रेशियो रखना चाहिए। जिनके पास थोड़ी सैंडी सोयल है वो 50% का रेशियो रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप पानी डालेंगे तो वो पूरा मीडिया जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को ड्रेन आउट कर देगा। और वो एब्जॉर्ब करेगा, यदि उसमें प्योर मिट्टी है, कंपोस्ट कम है, तो मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे वो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। मिट्टी अपने आप में सेटल डाउन होती रहती है। और यदि कंपोस्ट अच्छा होगा तो मिट्टी को सेटल नहीं होने देगा, मिट्टी हमेशा आपकी पोरस बनी रहेगी, वो मस्ट है। तो इसलिए आपको उसी रेशियो के हिसाब से कंपोस्ट और मिट्टी मिलानी चाहिए। जब आप प्लांट लगाते हो, देखिए पहला पॉइंट ड्रेनेज, दूसरा पॉइंट आपका मिक्सचर। अब आपका आ गया प्लांटिंग आप कैसे करेंगे। जब आप प्लांट करो उस समय थोड़ा सा आपको 1-2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जो आपका ड्रेन सेल है, ड्रेन सेल के बाद देखिए, यदि आपका गमला में 24 इंच का एग्जांपल दे रहा हूं, 24 इंच में आपने 2 या 3 इंच की अपने नीचे ड्रेन सेल बना दी, ईंटों के टुकड़े डाल दिए। अब आपके पास 20-21 इंच की जगह अवेलेबल रहेगी। जो आप प्लांट लगा रहे हो उसका यदि बेस, जो गमले में आप ला रहे हो या थैली में आप ला रहे हो, 8 या 9 इंच का है, कि बॉटम 8 या 9 इंच आपने अच्छी सोइल मीडिया भर। उसके बाद आपने गमला रखना है। तो देखिए 8-9 इंच आपका मीडिया गया, 8-9 इंच आपका गमला, तो टोटल करीब आपके गमले के कॉलर के बराबर आपका जो गया। अब उसमें जो बाकी वॉल्यूम है उसमें, लेकिन साथ जो अक्सर मैं करता हूं और आपको फॉलो करना चाहिए, जो भी रिपोर्टिंग कैसे निकाल के थैली से निकाल, जो वॉल्यूम आप कर रहे हैं उस वॉल्यूम के हिसाब में पहली चीज आपने ये करनी कि उसका जो बॉटम रूट है, प्रेरणा जी सम साउंड्स आर कमिंग, आई थिंक अनम्यूट हो गए सब लोग। हेलो हेलो। तो बेसिकली आपने क्या करना, हेलो प्रेरणा जी सम साउंड्स आर कमिंग, सो मेनी साउंड। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी प्रेरणा जी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, हाँ जी बोलिए सर। बेसिकली हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब आप गमला लगाएं, प्लांट आप करें, तो उसका जो बॉटम पार्ट, यस यस, हाँ मिश्रा जी, हम सब लोग म्यूट थे इसलिए आप हमें सुन नहीं पा रहे थे। आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। बीच में किसी ने ज्वाइन, नहीं बीच में ज्वाइन किया किसी ने, काफी आवाज आ रही थी इसलिए मैं बोल। हाँ, जो ज्वाइन करते हैं वो म्यूट नहीं करते। हाँ एनीवे, तो मैं जो बता रहा था कि जब आप गमला या थैली से निकाल के पुट करते हैं उसको आप लूज कर दीजिए। जब आप गमला नए गमले में लगा रहे हैं उसका बॉटम पार्ट आपको लूज, पेरिफेरल है उसको भी आप हल्का सा लूज कर दीजिए। जब आपने गमला प्लेट से क्या करना है, देखिए नीचे आपका 8-9 इंच के मिट्टी का भरा हुआ के हिसाब से दे रहा हूं। तो जो आपने गमला रखा है पौधे का, ईंटों के टुकड़े रखने हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ईंटों का आधा टुकड़ा, आप गमले के 3-4 तरफ ईंटों का टुकड़ा रखिए। फिर आप उसमें मिट्टी डालिए उसके गमले को आधा भरने तक। फिर आप
उसमें 2-3 गमले को टॉप अप कर दीजिए, मतलब टॉप कॉलर से 2 इंच छोड़ के बाकी सारा मीडिया भर दीजिए। भरने के बाद आप उसमें पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूं जो अक्सर आप करते हो। जब मैं बोल रहा हूं कि कंपोस्ट मिलानी है और कंपोस्ट मिला के पौधे को लगाना है, इट मीन्स कंपोस्ट बात कर रहा हूं मैं। इसमें आपको इस समय बोन मील, नीम खली, सरसों की खली, डीएपी, यूरिया कुछ नहीं मिलाना है जब आप गमले को रिपोर्ट कर रहे हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ अच्छे एनरिच कंपोस्ट के साथ उसको प्लांट करिए। प्लांट के रूट जब उस मीडिया में इंसर्ट कर जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, उसके बाद हम टॉपअप करेंगे। इनिशियली स्टेज पर आप टॉपअप मत करिए। तो जब आप गमला लगा देंगे, ऊपर आपने पानी डाल दिया, 1 या 2 महीने में देखेंगे कि उसके गमले की रूट डेवलप हो जाती है, पत्तों की ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सीजन के अकॉर्डिंगली हम उसको टॉपअप करते हैं। उस समय आप नीम खली, बोन मील, डीएपी, एनपीके जो भी आप ऐड करना चाहें वो मैं डिटेलिंग बताता हूं, उस समय आप ऐड करिए। प्लांटिंग के टाइम पे ऐड मत करिए। तो ये तो हमारा प्लांटिंग प्रोसीजर हो गया, ये सभी वैरायटीज के लिए होगा। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग प्लांट्स के साथ, फ्रूट ट्रीज के साथ, ट्रीज में बेसिक रूल्स हैं। प्लांटिंग अभी आप जो बारिश का मौसम है मैक्सिमम लोग अभी करेंगे, लेकिन भी वैरायटीज का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता, ट्रीटमेंट इनका डिफरेंट होता है। इसीलिए मैंने मना किया कि सिर्फ कंपोस्ट के साथ लगाइए। अब इसका जो बेसिक रूल है, फ्रूट, कोई भी फ्रूट ट्री वो फ्रूटिंग के बाद, मतलब जब उसकी फ्रूटिंग हो चुकी होती है उसके बाद उसकी प्रूनिंग और थिनिंग होगी, जब वो फ्रूटिंग स्टेज का होता है। फ्लावरिंग से पहले, जब वो नेक्स्ट सीजन में फ्लावर करेगा, फ्लावरिंग से पहले उसको अपन फीड करते हैं। और जब फ्रूट्स बनना स्टार्ट होता है, मतलब फ्लावरिंग जब फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है, मतलब वो बडिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी, उस समय हम उसको टॉप अप करते हैं। ये प्रोसीजर है। होता है प्रून कर दिया, सब कुछ फीड कर दिया, वो प्लांट के साइकिल को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, आपके पास आम है या अनार है, आम का, ये आम बेसिकली जिनके पास सोइल में है, एग्जाम्पल मैं आम का दे रहा हूं, आम अभी फ्रूटिंग पे है, अभी इसका फ्रूटिंग खत्म हो जाएगा अगस्त तक मैक्सिमम। जब हमको आम की प्रूनिंग करनी है, ब्रांचिंग करनी है, तो हमको सितंबर एंड अक्टूबर में करनी चाहिए। उसके बाद ये डोरमेंट है। अब इसका जो फ्लावरिंग आता है वो जनवरी में आता है, तो जनवरी में जब फ्लावर देगा उस समय इसको फीड करना चाहिए। फिर इसका फ्रूट सेटिंग हो जाता है फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में, उस समय इसको टॉप अप करना चाहिए। वो अब तक फल दे रहा है। तो सिस्टम क्या है, फ्लावरिंग से पहले फूड करना होगा, फ्रूट बनते ही टॉप अप करना होगा, फ्रूटिंग के बाद प्रून करना होगा। ये सिस्टम अब आपने यूनिफॉर्मली कर दिया तो फिर क्या होगा, उसका साइकिल बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नींबू आपका है, जो नींबू अभी जैसे आपका अलग अलग वैरायटीज के नींबू है, अब मैं बात कर रहा हूं आप जैसे नींबू इस समय फूल पे आ रहा है, फल बनना स्टार्ट हो गया, तो इसका टाइम है फीड करने का। ये आपका पूरा फल देगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। दिसंबर के बाद फल नहीं देगा, वो डोरमेंसी पे चले जाएगा। उस समय आप उसकी प्रूनिंग करिए। फिर जब इसकी फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगी तो फिर आपको देना है। यदि अभी आपने उसकी प्रूनिंग कर दी तो वो फ्रूट जो दे रहा है वो भी खराब हो जाएंगे। तो ये साइकिल जो थंब रूल है, ये आपको ध्यान, प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम टॉप अप करते हैं उसका प्रोसीजर यही है। प्लांट को हमेशा पोस्ट अच्छी चाहिए, लेकिन फ्लावरिंग से जस्ट पहले उस समय आप इसमें फास्फोरस, पोटास, डिफरेंट वे में आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है, नीम खली है, बोन मील है, आपकी सरसों की खली है, या एनपीके फॉर्म में आप देना चाहें वो आप दीजिए। तो जब फ्रूट ले, फ्रूट बने, उस समय उसको कंप्लीट फीड चाहिए, अदर देन उसको एक बेसिक फीड चाहिए। ये नहीं होगा तो ये बेसिक चीज। अब इसके अलावा कभी भी, जैसे मैंने बोला कि वाटर स्टेगनेट नहीं होना चाहिए। फ्रूटीज जो आपके, क्योंकि बड़े गमले में आप लगाते हो, बिग कंटेनर में लगाते हो, तो इसको रिपोर्टिंग हमेशा पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली हम लोग हर पोटेड प्लांट को साल में चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। फ्रूटीज के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो जो फ्रूट दे चुका है, 1 साल 2 साल पुराना हो गया, जिनके पास पुराने फ्रूट ट्रीज हैं, उनको हम लोग रिपोर्ट कैसे करें? निकाल के रिपोर्ट तो कर नहीं सकते। उसके लिए बेसिकली हम लोग सोयल चेंज करते हैं, पोट चेंज नहीं करते।
टॉप से सोयल हम लोग स्क्रैच करके टॉप की 3 या 4 इंच मिट्टी आराम से निकाल सकते हैं। साइड से जितना हम लोग साइड से निकाल सकते हैं मिट्टी निकाल के उसको रिकम्पोस्टिंग कर इसमें फील्ड टॉपअप कर सकते हो, और वो करना चाहिए, वो हर साल मैक्सिमम करना चाहिए यदि आपको फ्रूटीज हेल्दी लेने हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जितना आपका सोयल मीडिया है पॉट में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जितना उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो उसने एग्जॉस्ट कर लिए। आप टॉपअप कर रहे हो खाली यूरिया, डीएपी या एनपीके, आपको लगता है आपने सफिशिएंट फीड खिला दिया, वो सफिशिएंट नहीं है। प्लांट की रूट को कंपोस्ट और सोयल मीडिया सॉलिड चाहिए, अच्छा चाहिए, उसके बाद टॉपअप चाहिए। फॉर लाइफ हेल्थ उसको कंपोस्ट चाहिए, फॉर प्रोडक्शन उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। तो इसलिए वो हमेशा एनरिच्ड होना चाहिए विद कंपोस्ट। तो ये अब फ्रूटेज में जो मैंने एक फैक्टर बताया आपको कि सनलाइट होगा, तो फ्रूटेज में चाहे ग्राउंड में करें या छत पे करें, रूफ टॉप पे करें, टेरेस पे करें, वहां सनलाइट पूरी होनी चाहिए। सनलाइट के बिना वो न फॉलेज लेगा न फ्रूट्स बनाएगा। और यदि आपके सनलाइट यूनिफॉर्मली मिल रही है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनके टेरेसेस पे या बालकनी में सनलाइट वन वे मिल रही है कि जैसे सुबह एक तरफ से आके निकल जाती है, तो प्लांट को वन वे धूप मिल रही है, तो आपको प्लांट को टर्न कर देना, मतलब उसको रोटेट कर देना चाहिए, सो दैट उसका जो बैक पार्ट है उसको भी धूप मिले, तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। पोटेड फ्रूट ट्रीज के लिए 2-3 चीजें और हैं। इनमें ग्राउंड से हमेशा कंपेयर करें तो इसमें डिजीज का और इंसेक्ट का अटैक ज्यादा होता है, क्योंकि प्लांट को फ्रीडम नहीं मिलती, उसकी रूट से इतनी ग्रो नहीं होती, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, तो उसमें अटैक जल्दी होगा। और उसका एक रीजन और है, बिकॉज आपके रूट टॉप पे या पोटेड प्लांट्स है, उनके आसपास आप पोटेड और प्लांट्स रखते हो, वो प्लांट होस्ट का काम करते हैं। तो एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं, जहां भी आप अपना गमला रखते हो जिसमें फ्रूट ट्रीज आप ग्रो कर रहे हो, उसके सराउंडिंग्स में कभी भी ऐसा पौधा मत रखिए जो सॉफ्ट प्लांट हो, जो बेसिकली इंसेक्ट्स को इनवाइट करता हो, अटैक होता हो। वो प्लांट्स आप पोटेड फ्रूट ट्रीज के पास मत रखिए, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए या वहां से हटा के रखिए, आपका फ्रूट ट्री सक्सेस रहेगा। दूसरी चीज, जहां भी आप फ्रूट ट्रीज लगाते हैं कभी भी आइसोलेट फ्रूट ट्री सक्सेस नहीं होगा। यदि आपने लगाया एक पौधा कहीं दूर रख दिया, वो सक्सेस नहीं होगा। जब भी फ्रूट ट्रीज लगाए आप ग्रुपिंग में लगाएं, फ्रूट ट्रीज का ग्रुप होना चाहिए। एक अकेला फ्रूट ट्रीज आइसोलेट सक्सेस नहीं देगा। आपने नींबू लगाए तो 2-3 पौधे लगा रहे तो 2-3 को एक साथ रखिए, ये नहीं कि आपने एक डिस्टेंस कॉर्नर में रख दिया, एक दूसरे कॉर्नर में रख दिया। जिस ग्रुप करके रखेंगे उतना उसमें क्रॉस पोलन होगा, उतना फ्रूट हेल्दी रहेगा और हैप्पी रहेगा। तो आपको ग्रुपिंग में रखना चाहिए। यदि एक वैरायटी का आपके पास एक ही पौधा है तो उसके जितने भी कंपोनेंट प्लांट्स हैं उनको आप पास में रखिए। जैसे आपके पास यदि नींबू एक ही है, अनार एक ही, तो दोनों को साथ रखिए। नीला आपको ग्रुपिंग करनी है, आइसोलेशन में नहीं रखना। इसके अलावा जब मैंने बताया कि आपको क्रॉस पोलन जितना अच्छा होगा फ्रूट उतने अच्छे बनेंगे, तो पोलन क्रॉस करने के लिए हम लोगों को नेचुरल एजेंट्स चाहिए ताकि फ्रूट्स की पोलन क्रॉस हो, फ्रूटिंग अच्छी हो। उसका बहुत सिंपल तरीका है। पहला, ग्रुपिंग करिए, इनवाइट बेसिकली हनी बीज को, तितलियों को, इनको आपको इनवाइट करना है। तो उसका बहुत बेसिक कैरेक्टर है, एक तो आपको कोई भी हैवी इंसेक्टिसाइड, पॉइजनस स्प्रे नहीं करना है। उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट मींस मैं इनकी बात कर रहा हूं फ्रेंड इंसेक्ट की, आपकी जो हनी बीज हैं, ये नहीं आती है वो मर जाती है, तो आपको वो स्प्रे नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, उनको इन्वाइट करने के लिए जब तक उनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं आएंगे। तो नॉर्मली जैसे मैं क्या करता हूं, जितने भी फ्रूट ट्रीज होते हैं मेरे पास गमले में, ग्राउंड में, उनके आसपास में अभी समर्स में मैं मस्टर्ड डाल देता हूं, सरसों। आपने यदि 2-3 सरसों के फूल डाल दिया आसपास में, सरसों के हो गए, तो सरसों के फूल की वजह से मक्खियां बहुत आती हैं। तो आप फ्रूट ट्रीज के पास में हमेशा ऐसे बेट क्रॉप लगाइए जिससे ये चीजें इन्वाइट हो। जैसे आपने, यदि आपने पोर्चुला का फ्रूट ट्रीज है, उस गमले में यदि आपने पोर्चुला का लगा दिया, उसके बहुत अच्छे लगेंगे, बिकॉज पोर्चुला पे हनी बीज बहुत आती हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंगली आपको उसका कोई न कोई कॉम्पोनेंट फ्लावर डालना चाहिए जो इनको इनवाइट करता हो, उससे आपकी फ्रूटिंग बढ़ेगी। जैसा मैंने बोला कि आपको इसमें पॉइजनस स्प्रे नहीं करना चाहिए।
फ्रूट ट्रीज को सक्सेस करने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी स्प्रेज हैं जो उसको बूस्ट करते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए, वो मैं भी आपको बताता हूं। अब इसके अलावा पहले मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स में बता देता हूं जो फ्रूट ट्रीज में होती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है कि आप नर्सरी से पौधा लेके आते हो, आपने लगाया भी, ड्रम में भी लगा दिया, लेकिन आपकी कंप्लेंट ये रहती है कि ग्रोथ नहीं आ रहा, अच्छे से पत्ते नहीं आ रहे, फ्लावरिंग नहीं है, जहां है वहीं है, ग्रोथ नहीं हुई। एक आपका ये होता है। दूसरा, प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तीसरा, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स बन गए, लेकिन फ्रूट सेटल नहीं होते, फ्रूट गिर जाते हैं, या फ्रूट पकता है तो उससे पहले उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, गल जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूं क्या करना है। पहले जो कंप्लेंट आपकी होती है कि फ्रूट्स ग्रो नहीं कर रहा, उसका बेसिक रीजन यही होता है कि जब आप प्लांट्स परचेज करके ले आते हो, जिस गमले में लेके आते हो, जिस पॉली बैग में आप लेके आते हो, आप नॉर्मली क्या करते हो, सिर्फ उसका गमला या पॉलीथिन हटा के एज इट इज आप उसको प्लांट कर देते हो। उससे अक्सर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी आप लगाएं उसकी बॉटम को लूज कर दें, उसके पेरिफेरी में जितनी सोयल है, जो आपके फाइबर रूट्स है, उनको लूज कर दें। तो जब आप लूज कर देंगे, बॉटम की सॉइल लूज कर देंगे, तो जो उसकी रूट्स जो कॉम्पैक्ट है, जो रूट्स उसमें चिपकी हुई, वो लूज हो जाएंगी और वो आपका जो मीडिया है उसमें कनेक्ट हो जाएंगी और वो उसमें ग्रोथ लेगा। अदरवाइज क्या होता है कि उस मीडिया से कॉम्पैक्ट होकर रहती है, रूट बहुत डिले करती है ग्रो करने में, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। तो ये मैं पहले बता चुका हूं, आपको बॉटम लूज कर देना चाहिए, रूट्स लूज करके फिर लगाना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। दूसरी प्रॉब्लम कि फ्रूट्स आपके फ्लावरिंग पे आता है और ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूं कि फ्लावरिंग स्टेज पे आपको प्लांट को फीड करना चाहिए। फ्लावरिंग ड्रॉप ऑफ जो होती है वो बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशंस होती है। उसमें यदि एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं हो तो वो क्या करेगा, अपने फ्लावर्स को फॉल ऑफ कर लेता है, क्योंकि उसमें वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि उनको होल्ड कर सके। तो वो अपने जो बचते हैं वो फ्रूट में नहीं है या फट जाता है, तो अगेन वो ये उसमें मेल न्यूट्रिएंट है। तो जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपको डालनी होगी स्टेजेस पे, फ्लावरिंग पे, फ्रूटिंग के टाइम पे, वो इसीलिए है सो दैट प्लांट को पूरा सपोर्ट मिले, पूरा दे पाए। यदि उसके पास सपोर्ट नहीं होगा तो अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो वो मैं पूरा डिटेल आपको बता चुका हूं। अब जो एक और प्रॉब्लम आती है, कर गया या फ्रूट काला पड़ रहा है, उसमें सम टाइप का न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी कभी उसमें डिजीज अपीयर हो जाती हैं, डिफरेंट डिजीज आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका कोई डिजीज आए ही नहीं, प्रिकॉशनली आप डिजीज को दूर रखिए। फिर भी कोई डिजीज आ जाए तो पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से उसका क्योर होगा। तो मैं ये ट्राई करता हूं कि आपके यहां डिजीज आए नहीं, डिजीज नहीं आए उसके लिए आप यदि हेल्दी प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो कोई भी डिजीज जल्दी से अटैक नहीं करेगा। तो जितने भी आपके ये ट्रीज हैं जो आप पोटेड प्लांट्स रखते हो, उसमें आपको जनरल स्प्रे प्लांट को हाइजीन कंडीशंस में रखना पड़ेगा, सो दैट कोई भी, देखिए इंसेक्ट का या डिजीज आने का क्या होता है, या तो वो प्लांट के साथ आएगा, जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हो उसके साथ गमले में कोई इनको इंसेक्ट आ रहा है, या इंसेक्ट फ्लाई करके आता है, ऊपर से अटैक करता है। आपके किसी और प्लांट में कोई बीमारी लगी हुई तो वो आपकी बेसिकली डिजीज ट्रांसफर होती है। तो आपने वो ट्रांसफर सिस्टम, वो डिजीज का जो ब्रीडिंग सिस्टम है, जो इंसेक्ट का ब्रीडिंग सिस्टम है, वो आपको रोकना है। तो जहां भी आप फ्रूट ट्रीज रखते हो, आपके गमले रखते हो, उसके आसपास आप कोशिश करिए कि कोई भी फीड करे, मतलब कहीं पानी ना रुका हो, कहीं मिट्टी इकट्ठी हो कि काफी टाइम तक, कई बार हम देखते हैं कि गमलों के बीचों मिट्टी जमा हो गई, पत्ते सूखे जमा हो गए, हमने सफाई नहीं करी, तो वहां पे इंसेक्ट ब्रीड करेगा, डिजीज ब्रीड करेंगी। तो वो आपको ध्यान रखना हाइजीन कंडीशंस का। दूसरा, जो भी हम नेचर लेके आते हैं, चाहे पौधे लेके आए, तो ये भी एक वे होता है डिजीज आने का। आपने कहीं से खाद खरीदी, वहां खाद में ऑलरेडी फंगस लगा हुआ है, उसके अंदर नेमाटोड्स हैं या उसमें टर्माइट्स हैं, आपने वो अपने गमलों में डाल दिया, तो वो उसकी वजह से ग्रो करता है। तो जो भी आप मटेरियल लेके आए उसको स्टरलाइज करिए, उसको डिइंफेक्ट करिए पहले, उसके बाद यूज करिए। या आपके पास पर्टिकुलर सोर्स हो कि आपका ये है, या आप अपना किचन वेस्ट यूज करिए। तो डिजीज को इन्वाइट मत करो, आप उसको चेक करो। इसके बाद भी
डिजीज न आए इसके लिए आपको हेल्दी प्रैक्टिसेस यूज करनी होगी, मतलब कॉमन स्प्रे करने होंगे, वो भी आपको केमिकल स्प्रे नहीं करना है। आप जनरल स्प्रे करिए प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, सो दैट आपके प्लांट हेल्दी हो। बहुत कॉमन चीजें हैं, आपका नीम का ऑयल है, नीम ऑयल और साबुन मिला के यदि आप अपने प्लांट से रेगुलर स्प्रे करेंगे तो काफी डिजीज है जो आपके प्लांट्स को अटैक नहीं करेंगी। आप तंबाकू का पानी स्प्रे कर सकती हैं, तंबाकू में डिजीज नहीं आएगा। तो कोशिश करिए प्लांट में कोई डिजीज आए नहीं, फिर भी कोई डिजीज आती है तो पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से आपका वो होगा। दीमक एक बहुत बड़ा, दीमक का सोर्स होता है आपकी मिट्टी या आपकी खाद। जब भी आप गमला रिपोर्ट करते हैं या गमला लेके आते हैं और प्लांट लेके लगाते हैं, तो जो मिट्टी आप यूज कर रहे हैं, यदि आप बाहर से मिट्टी मंगाते हैं, आपकी गार्डन की मिट्टी है, तो उसमें दीमक का ट्रीटमेंट आपको जरूर करना चाहिए। बिकॉज दीमक बिगेस्ट प्रॉब्लम है रूट्स को, जो आपके प्लांट को सक्सेस नहीं होने देता। बाकी एरियल डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दीमक दिखेगा नहीं। दीमक जब पता चलता है जब आपको प्लांट डैमेज हो चुका होता है। तो जब भी आप कोई एक्सटीरियर मटेरियल यूज करते हैं, चाहे वो खाद के रूप में हो चाहे मिट्टी के रूप में, तो आप उसको दीमक का ट्रीटमेंट आप जरूर करें। फ्रूट ट्रीज में बेसिक चीजें 2-3 और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन प्लांट्स में कभी कभी हम लोग थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनके आसपास में, जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इनको प्रॉब्लम करेंगे। जब हम लोग विंटर सीजन में आते हैं, विंटर सीजन में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को होस्ट करते हैं, उनको कभी भी फ्रूट ट्रीज के पास नहीं लगाना चाहिए। उसमें सबसे पहला नाम होता है मैरीगोल्ड। यदि आप मैरीगोल्ड की कुछ वैरायटीज लगाते हैं, मैरीगोल्ड सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स को इन्वाइट करती है, बाकी प्लांट्स को प्रॉब्लम करता है। तो फ्रूट ट्रीज के बिल्कुल पास में आप मैरीगोल्ड मत लगाएं। मैरीगोल्ड नहीं लगाएं अपने गार्डन में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फ्रूट ट्रीज से आप डिस्टेंस में रखिए। फ्रूट ट्रीज के पास आपको मैक्सिमम वो फ्लावर लगाने हैं जो हनी बीज को इन्वाइट करता हो। जैसे मैंने बोला, आपको सरसों के वो लगाना चाहिए। विंटर में बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं, जैसे आपका आपकी कुछ गुलदाउदी है। गुलदाउदी यदि आप अपने प्लांट के पास लगाते हैं तो आपके फ्रूट ट्रीज में काफी पोलन बढ़ जाएगा, बिकॉज गुलदाउदी पे बहुत ज्यादा हनी बीज आती है। तो आपको ये छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। फ्रूट ट्रीज वो है जो मैं अक्सर करता हूं। हर फ्रूट ट्रीज में अक्सर क्या होता है कि जैसे वो फ्रूटिंग खत्म करता है, फ्रूटिंग खत्म करने के बाद, क्योंकि फ्रूट जब लेता है प्लांट मैक्सिमम न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब ग्राउंड से, उसके बाद जो आपका सॉइल मीडिया बचता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। प्लांट के सपोर्ट के लिए उसमें कुछ नहीं होता। तो फ्रूटिंग के बाद आपने प्रून करना है और उसके बाद आपने इसको फीड करना है। उस स्टेज पे यदि आप फीड नहीं करेंगे तो क्या होता है कि प्लांट जब अपने आप को रिवाइव करता है आफ्टर फ्रूट, वो हील करेगा, उस समय उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका टोटल टिश्यू सिस्टम वीक हो जाएगा। तो फ्रूटिंग के बाद फ्लावरिंग से पहले जो मैं फीड बता रहा हूं वो मस्ट है। यदि आपने वो नहीं किया तो आपका फ्रूट बहुत अच्छा नहीं होगा, आपका प्लांट वीक हो जाएगा। तो ये जनरल थिंग्स थी जो फ्रूट ट्रीज के बारे में है। अब स्पेसिफिक हम लोगों के सवाल से ले सकते हैं कि जिन जिन का सवाल हो उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो अब हम लोग सवाल ले सकते हैं प्रेरणा जी लोगों के। हाँ, मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने वीडियोस भी अब खोल लीजिए और अपने क्वेश्चंस डालिए। पहला सवाल मैं ही करती हूँ महेश जी। हमारा बिल्कुल। मेरे गमले मैंने बहुत बड़े बड़े लकड़ के वो बनाए हुए हैं, पेटियां 24 इंच से भी ज्यादा बड़े चौड़े, और वो अब उसके अंदर मैं एक एक फ्रूट ट्री डालना चाहती हूँ ताकि मेरे गार्डन को एक बायोडाइवर्स एटमॉस्फेयर सा मिले। तो एक में मैं कीनू और संतरा, हालांकि आप मना कर रहे हैं पर मेरे संतरे और कीनू निकल रहे हैं क्योंकि गमले बड़े बड़े हैं। ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो वो मैंने लक्कड़ के बना लिए हैं और जियो टेक्सटाइल लगाया है। अब महेश जी, क्या उसके अंदर, क्योंकि मुझे कुछ बेलें हैं जिनको अपने छत के ऊपर ऐसे बल्लियां डाल के उन बेलों को छत बल्लियों पे चढ़ाना है ताकि मेरी छत को इन बेलों की एक छत मिले। तो क्या इन बड़े बड़े गमलों के अंदर में एक एक बेल डाल सकती हूँ, क्योंकि इन बड़े बड़े गमलों को मैंने पूरी छत पे डिवाइड कर दिया है। देखिए, अब मैं बताऊं, आप डाल सकते हो। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि बेसिक गमले की साइज 24 होनी चाहिए। जितनी बड़ी होगी उतनी बेटर है, जितना बड़ा होगा उसको उतना मीडियम मिलेगा। अब आपने कस्टमाइज किया है, स्पेशली साइज बड़ी की, मीन्स उसकी रूट को वॉल्यूम बहुत मिल गया।
जब रूट को जी वॉल्यूम मिल गया तो आपका प्लांट ग्रो करेगा। जी तो जी अब क्या होता है कि प्लांट में क्या होता है कि सेंटर से लेकर रूट बॉटम में जाती है, जो सरफेस उसका है बोथ साइड में, वहां पे आप अदर प्लांट्स लगा सकते हैं जिनकी रूट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगी, डिस्टर्ब नहीं करे। आपने वो क्रीपर नहीं डालना है जिनकी रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप होगी और इनके रूट्स आपस में क्लैश करें। तो शैलो रूटेड आप कोई भी क्रीपर आप उसमें लगा सकते हैं और अपने ट्रेलिस पे ले जा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। जी जी ठीक है हाँ जी, मुझे समझ आया। मैं बीच बीच में और क्वेश्चन करूंगी, बाकी मेंबर्स आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट करके। मिश्रा जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग आड़ू लगा सकते हैं क्या? आड़ू देखिए आड़ू का आड़ू आप लगा सकते हो। देखिए मैंने वही कहा ना, प्लांट लगाने में कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसकी सक्सेस रेट लेने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझना होगा। आड़ू का जो प्लांट है उसमें टैप रूट जाती है, तो आपको उसके गमले की डेप्थ देनी होगी। आड़ू की टैप रूट को कम से कम 3 फुट डेप्थ चाहिए। यदि आप 3 फुट का डेप्थ ले सकते हो, लाइक आपका ड्रम यदि आप लेते हो 200 लीटर का जो ड्रम होता है, आप आड़ू को बहुत अच्छे से लगा सकते हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा, अनदर थिंग प्रेरणा, हाँ व्हाट जी आई वाज सेइंग कि तुमने लकड़ी के बॉक्सेस बनाए हैं, तो हाँ जी, उसमें मुझे लगता है कि तुम्हें दीमक का बहुत प्रकोप रहेगा। यू हैव टू लेकिन बी केयरफुल। हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास छत है और मेरे को मिश्रा जी हाँ अपने साइज का देखिए मुझे नहीं। देखिए ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं रिपीट कर ही रहा था कि दीमक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और दीमक का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो खाली इसी बात के लिए नहीं कि लकड़ी के गमले हैं, इवन आपका ड्रम है या सीमेंट का गमला है, बिकॉज आप उसको बार बार टॉप अप कर रहे हैं विद दैट मैन्योर, वो सारा सोर्स बाहर से कर रहे हैं। तो दीमक का ट्रीटमेंट आपको फ्रिक्वेंटली करना होगा, चाहे वो किसी भी गमले में लगा हो। आप दीमक का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपके फ्रूटीज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अच्छा मिश्रा जी, क्योंकि कोई और सवाल नहीं पूछ रहा, तो मेरा एक इशू है। मेरे मेरे पिछले सर्दी में एक फसल आ गई नींबू की। ओके उसके बाद में ओके मैंने उसको मतलब मैंने उसकी मैन्योरिंग कर दी उसकी जड़ों के आसपास, और उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर से कटिंग कर दी कि ताकि उनकी क्रॉस ओके ना हो। लेकिन मेरे फिर ओके फूल नहीं आया इस दफा, और अब आएगा शायद बारिश के बाद। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका फ्रूट ट्री का साइकिल बताया था कि इसकी कटिंग कब होती है। फ्रूट्स आने के बाद आपने कटिंग करी है, परफेक्ट है, लेकिन आपने हाँ जो इमीडिएट फीड कर दिया, इमीडिएट जो फीड किया वो नहीं करना चाहिए था आपको। थोड़ा रुक के आपको किया। जब फीड कर, हाँ हाँ नहीं नहीं, देखिए आपको वो वैरायटी पे समझना होगा उसके फ्लावरिंग टाइम कब है। जब उसका फ्लावरिंग टाइम है उससे जस्ट बिफोर आपने फ्रूट करना होगा उसको, सो दैट वो अपना, देखिए फ्रूटिंग के बाद प्लांट कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी पे जाता है। प्रोडक्शन के बाद कुछ टाइम के लिए जब डोरमेंसी में आप उसको फीड देंगे तो उसकी डोरमेंसी नहीं आ पाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने उसकी डोरमेंसी का ख्याल रखना होगा, 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपको उसमें मैन्यूरिंग करनी चाहिए, सो दैट ऑफ द नेचुरल साइकिल के हिसाब से आपको फ्लावरिंग दे पाए। ठीक है जी, ठीक। हाँ, yeah. Any other one? Any other members? Any question? वन क्वेश्चन। मेरा नारंगी का पेड़ जो है उसमें साथ साथ ही सेकंड वो भी आ जाती है बाहर, फ्लावर्स आ जाते हैं। आवाज इको कर गई प्रेरणा जी, आवाज इको कर गई। जी 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 नारंगी के पेड़ में फ्रूट हमेशा सारा साथ रहते ही है, तो उनकी प्रूनिंग। देखिए नारंगी, आप किस बात को, चाइनीज ऑरेंज को बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। इको हो रहा है, इको हो रहा है साउंड। हेलो, दोबारा बोलती हूँ। नारंगी के पेड़ में एक बाहर आ जाती है फ्रूट्स की, फिर उसके बाद नई फसल आने लगती है, तो उसको प्रून कब करें? मतलब सारा साल उसमें फल आता ही रहता है। देखिए नारंगी आप किसको बोल रही हैं? नारंगी मैंडेरियन चाइनीज ऑरेंज को बोल रहे हैं या चाइना ऑरेंज हमेशा फूल पे रहेगा, हमेशा फ्रूटिंग पे रहेगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि चेंज ऑफ वेदर में आप इसकी क्लिपिंग कर सकते हो। नारंगी का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप नारंगी कह रहे हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट नारंगी, दिस इज मैंडेरियन चाइनीज ऑरेंज।
उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब फ्रूट खत्म होता है नेक्स्ट फ्रूट आता है, उसके बीच में आप उसकी क्लिपिंग कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको ध्यान नहीं करना, बिकॉज इट्स ऑलवेज फ्रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक। और ये पोटेड प्लांट बेस्ट पोटेड प्लांट है, उसमें आपको इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी क्लिप कर सकते हो उसको। थैंक यू। Yes, anyone else? Dear members, or any more questions? सर इसमें जब फ्लावर आया उस टाइम फॉस्फोरस पोटेशियम डालना है। नारंगी ये चाइना ऑरेंज में जब फ्लावर आया चाइना ऑरेंज में बेसिकली जैसे मैंने अभी को बेसिक्स बताया फ्रूट ट्रीज का, कि जब भी फ्लावरिंग आती है फ्रूट बनता है उस समय आपको टॉप अप करना चाहिए। इसमें जब भी पुराना फ्रूट सेट हो जाए नया फ्लावर आता है उस समय हमेशा टॉप अप करिए। यदि आपको बहुत अच्छे फूल लेने हैं तो टॉप अप आप करते रहिए, इसमें तो फ्रिक्वेंटली करना होगा आपको। फूल तो खूब आ जाता है लेकिन टिकता नहीं है, फ्रूट बनता नहीं है ना। तो वो इसीलिए नहीं बनता कि उसके अंदर डिफिशियंसी है, उसमें आपको फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, जिंक ये थोड़ा थोड़ा मिलाते रहना चाहिए, तो आपका फ्रूट बहुत अच्छे से टिकेगा और बनेगा। तो इसमें खाली सीवीड डाल के काम हो सकता है क्या, या अलग अलग एनपीके ही डालना चाहिए? नहीं, एनपीके की जरूरत नहीं है, आप बायोवीटा ले लीजिए, कंप्लीट फीड ले लीजिए। आज की डेट में कंप्लीट फीड के पैकेट मिलते हैं जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप वो मिक्स कर सकते हैं। सब कंपनियां दे रही है, इफको, क्रपको, सीरम सबकी आती है, इसमें कंप्लीट डाइट आती है। तो बायोवीटा की तरह ही है ना सीवीड और ये फसल सोना भी सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बायोवीटा में कंप्लीट फीड है, आप वो ऐड कर सकते हो। अब वो देखिए वो प्लांट की हाइट, अब वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा पौधा है आपका, किस साइज में लगा हुआ है। एग्जांपल यदि आपके 24 इंच के गमले में लगा हुआ है, प्लांट आपका 3-4 साल पुराना है, तो आप 20-20, 25-25 ग्राम आप उसको ऐड कर सकती हैं एवरी चेंज ऑफ वेदर में, हर 2 महीने में। अच्छा ठीक। मिश्रा जी मेरा एक सवाल है, ये बायोवीटा क्या ऑर्गेनिक है? नहीं 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 नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं सारे, और ये सारे के सारे केमिकल का फॉर्म में है। किसी का ये कहना कि बायोवीटा ऑर्गेनिक है, ये गलत बात है, बायोवीटा ऑर्गेनिक नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने प्लांट्स को केमिकल्स ना दें, एक्सेप्ट कि बहुत डिजीज हो या कुछ हो या फल फटरा हो तो बोरान दें। तो हमें बताइए ना जिंक का कोई और सोर्स। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको केमिकल्स डालने की जरूरत नहीं है। जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं आपके, उनमें आपकी जो होममेड कंपोस्ट है, आपकी जो किचन कंपोस्टिंग है वो यूज करिए, या आप टिप्स नोट करिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 by 1 नोट करिए, आपका फ्रूट ट्रीज में कभी भी डिफिशियंसी नहीं होगी। आप केले के छिलकों को ड्राई करिए, पाउडर बनाइए, वो आप ऐड करिए रेगुलरली, उससे कभी पोटेशियम की डिफिशियंसी नहीं होगी। सर जितने भी आपके सिट्रस, यस, जब ये हम बनाना पील्स को ड्राई करते हैं ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, सूखा सूखा, फिर हम इसको बिल्कुल ब्लैक होगा। हाँ, फिर हम इसको कूट नहीं पाते हैं। आप कैसे कर रहे हो? नहीं, देखिए जब ये ड्राई होगा, आप इसको यदि हाथ से भी मसलेंगे पाउडर बन जाता है, बहुत आराम से बन जाता है। ओके। यदि अच्छा ड्राई हो गया तो आप यदि हैंड रब भी करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, फ्लैक्स बन जाते हैं उसके, बहुत आराम से। समझ गए सर। तो आप देखिए केले के छिलके वो आप यूज करिए। जिनके घर में भी एग्स यूज होता है, जितने भी एग सेल्स होते हैं, उनका पाउडर बना के आप अपने गमलों में डालते रहिए। जितना भी आप सिट्रस ग्रुप यूज करते हैं अपने घर में, नींबू, मौसमी, संतरा, जो भी सिट्रस फैमिली है, उसके पील्स का एक्सट्रैक्ट आप अपने गमलों में डालिए, और उनके छिलकों को या तो आप ड्राई कर लीजिए या उबाल के उनका पेस्ट बना के, लिक्विड बना के आप अपने गमलों में डालिए। आपको कभी भी डिफिशियंसी नहीं होगी फास्फोरस की, जिंक की, बोरॉन की। आप यदि टाइमली उसमें प्याज के छिलकों का पानी डालते हैं तो कई डिजीज खत्म नहीं होंगी और उसको सल्फर की सप्लाई मिल जाएगी। तो आपके किचन से सब कुछ आप फीड कर सकते हो, तो प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। टाइमली
आप अच्छा मिश्रा जी, मैं पूछना चाह रही थी। हेलो। हाँ बताइए मैं बताइए। पूछना चाह रही हूँ, केले के छिलके को हम पानी में भिगो के 3 दिन और उसका पानी भी तो डाल सकते हैं। बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो। यदि आप ड्राई नहीं कर सकते केले के छिलकों का, तो आप केले को छिलकों को उबालिए। केले के छिलकों को आप हाँ। उबालिए आधा घंटे के लिए, उस पानी को ठंडा होने दीजिए, पानी को मैश करिए और वो पानी लिक्विड फॉर्म में आप डाल दीजिए, वो भी काम आ जाएगा। सर इसको रिपीट करिए फिर से। केले के छिलकों को हमने केले के उबाला। देखिए केले के छिलकों को आप उबालिए, सिम पे आपको उबालना है, हाई फ्लेम पे नहीं उबालना, लो फ्लेम पे उबालना है। आप उसको आधा घंटा तक उबालिए, उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसको अच्छे से ग्राइंड करिए। ग्राइंड करेंगे तो सारा छिलका पानी में मिल जाएगा। आप उसको डाइल्यूट करिए और अपने प्लांट की रूट्स में डाल दीजिए, आपको वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देगा। कोई फंगस वगैरह नहीं आएगी सर इससे? नहीं इसीलिए उबाला है। यदि आप ओके। कच्चा डालेंगे तो फंगस आएगा। ओके। आपने यदि केले के छिलके को जैसे अभी आप करें ना कि भिगो के डाल दें, तो फंगस आ सकता है। जब हम बॉयल कर देते हैं तो फिर वो फंगस की प्रॉब्लम नहीं होती। और बॉईल करने के बाद उसका न्यूट्रिशन कम भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, उसका न्यूट्रिशन बहुत कम हो रहा है, लेकिन उतना कम नहीं हो रहा। ओके सर। बेस्ट है ड्राई करके पाउडर फॉर्म, द बेस्ट वे। जो ओके ड्राई सर। नहीं कर पाते उनके लिए सेकंड ऑल्टरनेट है ये। ओके सर, ठीक ठीक है। मेंबर्स और कोई क्वेश्चन? सर प्याज का छिलका भी ड्राई करके पीस के डाल सकते हैं ना? देखिए प्याज का छिलका आप ड्राई करके भी डाल सकते हो, एज इट इज भी डाल सकते हो, उसको पानी में भिगो के डाल सकते हो। प्याज का छिलका हर तरह से बेनिफिट करेगा आपके प्लांट्स को। पर यदि आप उसको भिगोते हो, भिगोने के बाद डालते हो, तो उसकी सल्फर की अवेलेबिलिटी फास्ट हो जाती है और प्लांट को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो वही करीब 3 दिन भिगा के उसके बाद डाल दें। हाँ 2-3 दिन आप भिगा दीजिए, वो पानी आप डालिए, तो आप देखेंगे प्याज के छिलके जब आप भिगोते हैं पानी का कलर चेंज होता है, हल्का सा कॉपर कलर में हो जाता है, और वो पानी आप यूज करिए, वो बहुत बेनिफिट देता है प्लांट को। सिट्रस पील्स भी ना सर हम केले लोग का भिगो। छिलका जैसे है तो केले का छिलका है तो कितना, 1-2 छिलके कितने एक पेड़ के लिए काफी होते हैं? आप एक पेड़ में 10 छिलके डाल दो। ये फर्टिलाइजर तो है नहीं, ये नुकसान नहीं करेगा। आप 10 छिलके का भी पाउडर डाल सकते हो। वो ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है, और वो लीच नहीं करता, वो कंटेंट रहेगा उसमें। कोई भी क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं। आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फर्टिलाइजर से आपको बहुत सोच समझ के डालना होगा। और सर ये एक्सेल जो पाउडर बना के डालें तो वो कितना एक में डालना चाहिए? क्या चीज? एक्सेल का पाउडर बना के डालें तो वो एक गमले में कितना पड़ना चाहिए? देखिए एग सेल्स बेसिकली, यदि मैं 12 इंच के गमले की बात करता हूं तो 4-5 अंडों के छिलके एक गमले में आप डाल सकते हो। अच्छा, तो 24 इंच का है तो 10 छिलके आराम से डाल सकते हैं, 10 अंडों के छिलके। 10 से भी ज्यादा डल जाएंगे आपके, 10 से भी ज्यादा डल जाएंगे। 10 आराम से डल जाएंगे ना? 24 बहुत आराम से, बहुत आराम से। सर नींबू के छिलके में भी ये इशू है। इन छिलकों को जब हम भिगो के रखते हैं एक अजीब सा पेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर में इसको बहुत यूटिलाइज करते हैं पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए। लेकिन जब हम देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं नींबू के छिलकों का आपको बताता हूँ। नींबू के छिलकों का 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक आप एंजाइम बना सकते हो, या बेस्ट जो तरीका, जो सिंपलेस्ट वे है, आप नींबू, मौसमी, संतरा, जो भी छिलके हैं उनको आप बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद आप इतना बॉयल करिए कि यदि ठंडा होने के बाद उस छिलकों को आप मैश करें तो तुरंत ऐसे लगे कि बिल्कुल वो बन गया, चटनी की तरह बन गया। उसको मैश कर लीजिए अच्छे से, और वो पानी को डाइल्यूट करके अपने सोइल मीडिया में मिला दीजिए। कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा। थैंक यू सर। तो ये सब चीजें डालेंगे जब फूल आ रहा है उस टाइम? देखिए बेसिकली प्लांट को बेसिक फूड हमेशा चाहिए। एडिशनल फूड हमेशा जब वो प्रोडक्शन पे आए, उस समय उसको ताकत नहीं मिलेगी तो वो अपने बच्चे पैदा कैसे करेगा?
तो फ्लावरिंग के टाइम पे एंड फ्रूटिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा फीड देना ही देना होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी एनीथिंग मेंबर्स, एल्स? और कुछ कर थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। ये हमारा पहली बार आपका लेक्चर नहीं है सर, आपने इस बार बोला आप पहली बार, पहले तो ये दिस इज वर्चुअल पहली बार है यूनिट 1 में। उसके पहले हम 2-3 बार आपके बुला साथ चुके हैं आपको गुलमोहर